Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine. And today we will resume our topic, and it is a lecture for changing cultural traditions. Changing माने परिवर्तित सांस्कृतिक परंपराएं. द टॉपिक फर्स्ट है द एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन, वुमेन की इच्छाएं. राइट ए नोट ऑन द एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द रेनेसा पीरियड. रेनेसा पीरियड में वुमेन की क्या भावनाएं थी या क्या इच्छाएं थी. द न्यू आइडियल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सिटीजनशिप एक्सक्लूडेड वुमेन. यानी जो आइडियल थे, व्यक्तिगत विचार थे या आदर्श थे उसमें, और सिटीजन के रूप में जो विचार थे उनमें से वुमेन को बिल्कुल बाहर कर दिया गया था. यानी वुमेन को एक सिटीजन माना ही नहीं जाता था. मैन फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज डोमिनेटेड पब्लिक लाइफ एंड वर द डिसीजन मेकर्स इन देयर फैमिलीज. और जितने भी व्यक्ति थे एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में डोमिनेटेड, वो क्या डोमिनेट करते थे? पब्लिक लाइफ को. और एरिस्टोक्रेटिक मीन्स वही नोबल या रॉयल फैमिली से, और वही सारे डिसीजन अपनी फैमिली के बारे में लेते थे. दे एजुकेटेड देयर सन्स टू टेक देयर प्लेस इन फैमिली बिजनेस और इन द पब्लिक लाइफ. यानी वे सिर्फ अपने पुत्रों को, बेटों को ही एजुकेट करते थे जिससे कि वे अपने फैमिली बिजनेस को आगे चला सकें या पब्लिक लाइफ में उनका प्लेस ले सकें. एट टाइम्स सेंडिंग देयर यंगर सन्स टू द ज्वाइन द चर्च. और कई बार वे अपने छोटे बेटे को चर्च की सर्विस के लिए भी, चर्च में प्रीस्ट बनने के लिए भेजते थे. ऑल्दो देयर डोरीज वर इन्वेस्टेड इन द फैमिली बिजनेस. और जो उनकी डोरीज माने, जो उनकी विवाह में, मैरिज में जो दहेज मिलता था, डोरीज माने, उससे वे उसे अपने फैमिली बिजनेस में इन्वेस्टेड करते थे, लगा देते थे और बिजनेस को आगे इंक्रीज करते थे. वुमेन जनरली हैड नो से इन हाउ देयर हस्बैंड शुड रन देयर बिजनेस. और वुमेन को ये अधिकार नहीं था कि वे बताएं कि उनके हस्बैंड्स को कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए. ऑफन मैरिज वर इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन बिजनेस अलायंस. और इस प्रकार बिजनेस अलायंस को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई बार जो मैरिज होती थी वो इसलिए होती थी, मैरिज जो धनी व्यक्तियों के बीच में, कि वो डोरीज के रूप में जो पैसा लेते थे, और इस प्रकार उनमें बिजनेस अलायंस भी होते थे. यानी गठबंधन, अलायंस का मतलब गठबंधन होता था. इफ एन एडुकेट डोरी कुड नॉट बी अरेंज्ड. अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास डोरी नहीं है, दहेज नहीं है, डॉटर्स वर सेंट टू कॉन्वेंट्स टू लिव ए लाइफ ऑफ नन. तो जो कॉन्वेंट्स या मठ होते थे, जो मोनेस्ट्रीज होती थी, क्रिश्चियन मिशनरी जिसमें रहते थे, तो वहीं उनको नन के रूप में, भिक्षुणी के रूप में वर्क करने के लिए भेज दिया जाता था. ऑब्वियसली द पब्लिक रोल ऑफ वुमेन वाज लिमिटेड एंड दे वर लुक्ड अपॉन एज कीपर्स ऑफ देयर हाउस होल्ड. इस प्रकार स्पष्ट है कि उनका पब्लिक रोल बिल्कुल ही लिमिटेड था और उनको सिर्फ कीपर्स ऑफ हाउस होल्ड माना जाता था. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वुमेन बिलोंगिंग टू द फैमिलीज ऑफ मर्चेंट्स. मर्चेंट्स के जो परिवार थे उनमें जो वुमेन थी उनकी क्या कंडीशन थी. द पोजिशन ऑफ वुमेन इन द फैमिलीज ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट. वो बिल्कुल डिफरेंट थी, अलग थी. शॉपकीपर्स वर ऑफन असिस्टेड बाय देयर वाइव्स इन द रनिंग शॉप. शॉपकीपर या दुकानदार जो होते थे वो अपने शॉप को रनिंग कराने में अपनी वाइफ्स को, पत्नियों का भी सहयोग लेते थे. इन फैमिलीज ऑफ मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वाइव्स लुक्ड आफ्टर द बिजनेस व्हेन द मेल मेंबर्स वर अवे ऑफ द वर्क. मान लीजिए कोई मेल मेंबर बिजनेस के सिलसिले में या वर्क से वो बाहर गया हुआ है, तो उस समय उनके बिजनेस को या शॉप को उनकी पत्नियां ही चलाती थी. द अर्ली डेथ ऑफ ए मर्चेंट. अगर मान लीजिए किसी मर्चेंट की जल्दी से डेथ हो जाती थी, कंपेल्ड हिज विडो
to perform a larger public role than was a case in aristocratic family. तो अगर मान लीजिए किसी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में किसी मेल मेंबर की डेथ हो जाती थी तो वुमेन को जितने भी पब्लिक रोल हैं उसको परफॉर्म करने के लिए कंपेल किया जाता था, उनको बाध्य किया जाता था। टॉपिक 3, ए फ्यू वुमेन वर इंटेलेक्चुअली वेरी क्रिएटिव एंड सेंसिटिव। कुछ जो वुमेन थी बहुत ही इंटेलेक्चुअल और सेंसिटिव थी, यानी बहुत ही बुद्धिमान और संवेदनशील, सेंसिटिव। अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमनिस्ट एजुकेशन एक्सप्लेन। अबाउट द ह्यूमनिस्ट जो एजुकेशन थी उसके बारे में बहुत ही वो सेंसिटिव थी और इंटेलेक्चुअल थी। इसका आंसर दीजिए। इवन दो द स्टडी ऑफ लेटर्स प्रोमाइजेज एंड ऑफर्स नो रिवार्ड फॉर वुमेन एंड डिग्निटी। यद्यपि जो स्टडी की जाती थी उसमें ये प्रॉमिस नहीं था कि ना तो उनको महिलाओं के लिए कोई प्रॉमिस था और ना ही कोई रिवार्ड था कि महिलाओं को उसमें डिग्निटी या सम्मान मिलेगा ही। रोट द वेनिशियन कैसेंड्रा फेडल 1465 to 1558 CE। एवरी वुमेन ought to seek and एवरेज दिस हिस्ट्री। यानी जो कैसेंड्रा फेडल जो थी एक ह्यूमनिस्ट स्कॉलर थी, उसने ये लिखा कि वह चाहती है, वेनिटियन का मतलब वेनिस की रहने वाली, उसने कहा कि प्रत्येक महिला चाहती है कि वह स्टडी करे। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक ही टॉपिक 4, राइट ए नोट ऑन कैसेंड्रा फेडल 1465 to 1558 CE। She was one of the handful women who questioned the idea that women were incapable of achieving the qualities of a humanist scholar। वो कुछ महिलाओं में से थी जो फेमस महिलाएं या कि बहुत ही जो कि इंटेलिजेंट वोमेन थी उस समय की। उन्होंने क्वेश्चन किया कि आइडिया पर कि वोमेन इनकेपेबल थी जो अचीव द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमनिस्ट स्कॉलर, यानी ह्यूमनिस्ट स्कॉलर महिलाएं नहीं बन सकती। इस विचार को कैसेंड्रा फेडल जो कि एक वेनिटियन स्कॉलर थी, राइटर थी, ह्यूमनिस्ट वुमेन थी, उसने इस बात को डिनाई किया और इस पर क्वेश्चन उठाए। फेडल वाज नोन फॉर हर प्रोफिशिएंसी इन ग्रीक एंड लैटिन, यानी वो एक प्रोफिशिएंट स्कॉलर थी ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस की। एंड वाज इनवाइटेड टू गिव ओरेशंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ। और जो पाडुआ यूनिवर्सिटी थी उसमें जो ओरेशंस माने जो स्पीच या व्याख्यान देने के लिए लगातार उसको बुलाया जाता था। फेडल राइटिंग्स ब्रिंग्स इनटू फोकस द जर्नल रिगार्ड फॉर एजुकेशन एंड दैट इज, यानी इस समय जब फेडल ने वुमेन के पक्ष में, उनके एजुकेशन के पक्ष में बोला गया तो लोग भी इस बात पर अभी विचार करने लगे कि ये इस मैटर पर कि क्या एजुकेशन वुमेन के लिए होनी चाहिए प्रॉपर या नहीं। सी वाज वन ऑफ द मैनी वेनेशियन राइटर हु क्रिटिसाइज्ड द रिपब्लिक फॉर क्रिएटिंग ए हाईली लिमिटेड डेफिनेशंस ऑफ फ्रीडम। और इस बात में उसने इस बात को भी क्रिटिसाइज किया, आलोचना की कि जो रिपब्लिक था उस समय, जो रिपब्लिक था एक गणतंत्र था, यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो क्या कर रही थी, फॉर क्रिएटिंग ए हाईली लिमिटेड डेफिनेशंस ऑफ फ्रीडम, यानी फ्रीडम या आज़ादी की एक बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन वो दे रही थी। इस बात को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। दैट फेवर्ड द डिजायर्स ऑफ मैन ओवर दोज ऑफ वोमेन। इस प्रकार उसने इस बात का भी विरोध किया कि जो मैन की जो डिजायर्स हैं वो वोमेन पर नहीं लादी जानी चाहिए, इम्पोज नहीं की करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, टॉपिक 5, राइट ए नोट ऑन मार्चेसा ऑफ मांटुआ। मार्चेसा ऑफ मांटुआ, उसके पर एक नोट लिखिए। मार्चेसा ऑफ मांटुआ इजाबेला
स्टेट 1474 to 1539, यानी उसे मार्चेस ऑफ मॉन्टियो को इजाबेला के नाम से भी जाना जाता था। शी रूल्ड द स्टेट वाइल हर हस्बैंड वाज एब्सेंट, जब उसके पति नहीं रहे तो उसने उसको रूल किया, स्टेट को, मांटुआ को, एंड कोर्ट ऑफ मांटुआ को। एंड ए स्मॉल स्टेट, बहुत छोटा सा स्टेट था, वाज फेम्ड फॉर इट्स इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस, लेकिन ये फेमस था अपने इंटेलेक्चुअल, लेकिन वो जो मांटुआ थी वो अपनी इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस के लिए, बौद्धिक प्रखरता के लिए प्रसिद्ध थी। वुमेन राइटिंग्स रिवील्ड देयर कन्विक्शन दैट शुड हैव इकोनॉमिक पावर, property and education to achieve an identity in a world dominated by men। वुमेन राइटिंग्स ने से उस समय ये रिवील हुआ है कि ये जो कन्विक्शन या आइडिया या धारणा या परसेप्शन था कि उन्होंने कहा कि जो है वुमेन को के पास इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड एजुकेशन भी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी एक पहचान बना सके, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है वो डोमिनेटेड है बाय मैन, मैन के द्वारा डोमिनेटेड है। अगर किसी वुमेन को अपनी आइडेंटिटी चाहिए तो सबसे पहले उसके पास होनी चाहिए इकोनॉमिक पावर, सेकंड वन इज प्रॉपर्टी एंड थर्ड वन इज एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन विच वे इटालियन टाउन्स लिंक्ड विद द अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, यानी जो इटालियन टाउन्स थे वो दुनिया के दूसरे पार्ट से कैसे लिंक होते थे, कैसे उनका एसोसिएशन, ये जुड़ाव होता था। ट्रेड एंड ट्रैवल, ट्रेड और ट्रैवल के द्वारा, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, सैनिक विजय एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स, डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट से भी लिंक्ड होते थे इटालियन टाउन्स एंड कोर्ट्स विद द वर्ल्ड बियॉन्ड, यानी अपने दुनिया के दूसरे पार्ट से वो इनके थ्रू एसोसिएट होते थे, जुड़ते थे। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 7, मेंशन द बिलीफ्स ऑफ थॉमस मोर एंड इरास्मस अबाउट चर्च। चर्च के बारे में थॉमस मोर के और इरास्मस के क्या विचार थे। क्रिश्चियंस ह्यूमनिस्ट लाइक थॉमस मोर 1478 to 1535 CE and Erasmus 1466 to 1530 AD CE in Holland, ये दोनों हॉलैंड के सिटीजन थे, felt that the church had become an institution made by greed, extorting money at will फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल। उन्होंने के विचार ये थे कि जो चर्च है ये अब एक लालच का केंद्र बन चुका है, ग्रीड, एग्जॉर्टिंग मनी, धन ऐंठने या लूटने का एक केंद्र, और जिससे जनता को और जो सामान्य जनता है और उनकी इच्छा के बगैर ही उनसे मनी लेता है, और ये अब लालच से चलता है और करप्ट प्रैक्टिसेस करता है। टॉपिक 8, मेंशन द प्रैक्टिस ऑफ सेल इंटेलिजेंस। सेल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस क्या थी। वन ऑफ द फेवरेट मेथड ऑफ क्लर्गी वाज टू सेल इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस, व्हाट वाज इंटेलिजेंस, ए डॉक्यूमेंट विच अपेरेंटली फ्रीड द बायर फ्रॉम द बर्डन ऑफ सिंस एंड ही हैड कमिटेड, यानी जो चर्च थे उस समय एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम इंटेलिजेंस था उसको सेल करते थे लोगों को, और उसमें ये कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति उसको बाय करेगा, खरीदेगा, उसके ऊपर जितने भी पाप हैं वो उसको कमिट करता था, और फिर यानी उनके द्वारा वो अपने जितने भी सिंस हैं उनको कमिट करता था। इसे बोला जाता था इंडल्जेंस, यानी स्वीकारोक्ति, एक्सेप्टेंस। टॉपिक 9, डिफाइन डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन क्या था। क्लर्गी क्लेम टू जुडिशियल एंड फिजिकल पावर्स, जो क्लर्गी थी वो क्लेम कर रही थी, क्लर्गी जो थी यानी वो जो प्रीस्ट ऑफ चर्च
to judicial and fiscal powers originated from a document called Donation of Constantine। यानी उसमें वो बताते थे कि जो कॉन्टेस्टाइन एक रूलर थे, एक एम्परर थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनवाया था, उसका नाम था डोनेशन ऑफ। उसके थ्रू वे जुडिशियल और फिजिकल पावर्स के थ्रू वो भी चाहते थे कि उनको जो पावर है जुडिशियल यानी न्यायिक प्रक्रिया और धन के संबंधी जो पावर भी उनको इस डोनेशन ऑफ कॉन्टेस्टाइन से प्राप्त होती है। सपोज टू हैव बीन बाई कॉन्टेस्टाइन द फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्परर। ये माना जाता है कि इसको क्रिश्चियन रोमन एम्परर ने क्रिएट किया था। ह्यूमनिस्ट स्कॉलर वर एबल टू पॉइंट आउट और जो दैट दिस वाज नॉट जेन्युइन एंड हैड बीन फोर्ड लेटर। यानी लेकिन जो ह्यूमनिस्ट स्कॉलर थे वो उनका ये कहना था कि दिस इज नॉट द जेन्युइन एंड इट इज ए फोर्ज्ड और द फॉल्स लेटर। स्टूडेंट टॉपिक 10 in 1517 CE describe Protestant Reformation। Protestant Reformation क्या था? In 1517 CE a young German monk called Martin Luther 1483 to 1546 CE launched a campaign against the Catholic Church। उसने कैथोलिक चर्च में यानी जो एक यंग जर्मन मॉन्क था जिसका नाम मार्टिन लूथर था, उसने एक कैंपेन एक अभियान लॉन्च किया अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च एंड आर्ग्यूड दैट ए पर्सन डिड नॉट नीड प्रीस्ट टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद गॉड। उनका यह कहना था कि अगर किसी भी व्यक्ति को गॉड से, भगवान से संपर्क करना है, उसकी प्रे करनी है, तो उसमें बीच में किसी भी प्रीस्ट या पुजारी की कोई जरूरत नहीं है। ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड फॉर फेथ अलोन कुड गाइड देम टू राइट लाइफ एंड। तो उसका ये कहना था कि वो सिर्फ अपने फॉलोवर से कि वे सिर्फ गॉड को में ही विश्वास रखें और ये फेथ ही ये निश्चित करेगा कि वे उनका सही जीवन क्या है एंड एंट्री टू हेवन और उनको स्वर्ग में कैसे एंट्री या प्रवेश मिल सकता है। दिस मूवमेंट कॉल्ड रिफॉर्मेशन मूवमेंट और इसी को रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहा जाता है। स्टूडेंट्स following are some questions. Write the answer of these questions on your notebook. Write a note on the aspirations of women during Renaissance period. Long. Describe the condition of women belonging to the families of merchants. Short. A few women were intellectually very creative and sensitive about the importance of humanist education. Explain. Short. Write a note on Cassandra Fedel 1465 to 1558. Long. Write a note on Marchesa of Mantua. Short. In which way Italian towns linked with the other parts of world. Very short. Mention the beliefs of Thomas More and the Erasmus about church. Very short. Mention the practice of self-indulgence. Very short. Define donation of Constantine. Very short. Describe Protestant Reformation. Short. Thank you very much.